अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के मैं बता दूं कि रिलेटेड टू मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो हमें पता होना चाहिए। बेसिकली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ द डीएनए सिंथेसिस, जिसकी वजह से देयर इज इनफेक्टिव हीमेटोपोइसिस एंड डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूडिंग द एबनॉर्मली लार्ज एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स एंड लार्ज रेड सेल्स। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ऑलमोस्ट हर चीज़ का साइज़ ही बड़ा हुआ होता है। मेन जो इस चीज़ में याद रखना है, ये टेबल बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा ये जो जनरल मॉर्फोलॉजी दी हुई है, ये मॉर्फोलॉजी अच्छे से याद कर लेनी है। बाकी मैं आगे जो बताता रहूँगा, बस मेरी वीडियो देखनी, आगे कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं याद करने का। मैं बताता रहूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मेन जो चीज़ है इस पेज में से, ये वाला टेबल अच्छे से याद कर लेना है एंड ये मॉर्फोलॉजी अच्छे से याद कर लेनी है। होता ये है कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के दो सबसेट आते हैं अलग से, पर्नीशियस एनीमिया और फोलिएट डेफिशिएंसी एनीमिया। जो पर्नीशियस एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, वेयरएज फोलिएट डेफिशिएंसी एनीमिया एज द नेम सजेस्ट इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। एंड ये दोनों विटामिन D12 एंड फोलिक एसिड, दीज आर इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायमिडीन। थायमिडीन क्या है? हमारी डीएनए में जो बेस होती है, न्यूक्लियोटाइड जो वही न्यूक्लियोटाइड की जो हमारे पास पिरिमिडीन जो बेस होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जब थायमिडीन नहीं बनेगी, उसकी वजह से क्या होगा? डीएनए की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी। जब डीएनए की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मिल जाएगा। मॉर्फोलॉजी, ये वाली मॉर्फोलॉजी अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पे रेड सेल्स का शेप भी चेंज होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि पोइकिलोसाइटोसिस हो रहा है। उनका रेड सेल साइज भी बड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं एनिसोसाइटोसिस हो रहा है। शेप इस तरह की होती है, ओवल शेप्ड होते हैं एंड साइज किस तरह होता है? बहुत बड़ा उनका साइज होता है। मैक्रोसिटिक नजर आते हैं। मैक्रोसिटिक एंड ओवल शेप, हाइंस दे आर नोन एज मैक्रो ओवेलोसाइट्स। they lack the central zone of pallor, दे आर हाइपरक्रोमेटिक। एंड इसमें याद रखना होगा कि जो MCH होता है, जो हमारी मीन सेल हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है, वो एलिवेटेड नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट लो होती है। न्यूक्लिएटेड रेड सेल प्रोजेनिटर्स नजर आते हैं कि जो रेड सेल के प्रोजेनिटर्स हैं, हमें पता है कि हमारे जो रेड सेल के प्रोजेनिटर्स जितने भी होते हैं वो सारे क्या नजर आ रहे होते हैं? बहुत ज़्यादा न्यूक्लिएटेड नजर आ रहे होते हैं। मेन चीज़ जिसमें याद रखनी है, और ये वाली फिल्म याद रखनी है, कभी कभी ये फिल्म मॉस्फी में भी आ जाती है, कि बेसिकली जो हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी लार्जर होते हैं, लार्जर देन नॉर्मल, एंड दे शो न्यूक्लियर हाइपर सेगमेंटेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रू विच यू कैन डायग्नोज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दे आर हैविंग 5 और मोर देन 5 न्यूक्लियर लोब्यूल्स कंपेयर टू देयर नॉर्मल 3 to 4। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि याद रख लेना है। मैरो जो नजर आएगी, जो हमारी बोन मैरो होगी, बोन मैरो हमारी वुड बी क्या कहते हैं, मार्केटली हाइपरसेलुलर, इंक्रीज नंबर ऑफ हिमेटोपोएटिक प्रिकर्सर्स, मेगलोब्लास्टिक चेंजेस नजर आ रही होंगी, प्रो मेगलोब्लास्ट नजर आ रहेंगे जो कि लार्ज और डीपली लार्ज सेल्स होंगे विद डीपली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियर डिस्टिंक्टिव फाइन न्यूक्लियर क्रोमैटिन पैटर्न। जो न्यूक्लियर मैच्योरेशन होगी वो भी डिलेड होगी। और मैंने बता दिया ऑलमोस्ट सब सेल्स का साइज जो है वो बड़ा हुआ होगा। रेड सेल्स बड़े हुए हैं, उनके प्रोजेनिटर्स बड़े हुए हैं, मेगलोब्लास्टिक चेंजेस नजर आ रही हैं। इवन जो हमारे पास ग्रेन्युलोसिटिक प्रिकर्सर्स होंगे, दे वुड ऑल्सो डिस्प्ले डिसमेचुरेशन इन द फॉर्म ऑफ जायंट मेटामाइलोसाइट्स एंड क्या कहते हैं, जायंट बैंड फॉर्म्स। मेगा कैरियोसाइट जो प्लेटलेट्स के होते हैं वो भी अब नॉर्मली लार्ज होंगे, बिजार होंगे, मल्टीलोब, और उनमें भी मल्टीलोब न्यूक्लियर नजर आ रहे होंगे। मैरो का हाइपरप्लेजिया हुआ होगा ड्यू टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स लाइक एरिथ्रोपोएटिन। लेकिन मेन चीज़ याद रखनी है कि ड्यू टू डिरेंजमेंट अगर डीएनए सिंथेसिस जो यहाँ पे हो रही है, जितने भी प्रिकर्सर्स होंगे जो कि लार्ज साइज के नजर तो आ रहे हैं, दे वुड इवेंचुअली अंडरगो पोप्टोसिस इन साइड ऑफ बोन मैरो विच विल लीड टू पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया ये कि डिक्रीज इन ऑल नंबर ऑफ द ब्लड सेल्स, जितने भी सारे हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। अब यहाँ से लेके ऑलमोस्ट आप लोग कह लें यहाँ तक सिर्फ जो मैं वीडियो में बताऊंगा उससे याद रखना, ही पूरा पढ़ने की किताब जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज़ थोड़ा सा टाइम वेस्ट। बेसिकली उन्होंने विटामिन B12 डेफिशिएंसी पर्नीशियस एनीमिया का बताया हुआ है। विटामिन B12 उन्होंने पूरा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म बताया हुआ है, होते क्यों, वो कहाँ रिक्वायर्ड होती है, तो उससे रिलेटेड हमें पता चलता है कि उसकी डेफिशिएंसी होगी तो किस तरह क्यों मेगलोब्लास्टिक चेंजेस मिलती हैं। मेन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये वाला टेबल अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट विच इज शोइंग कि वाई डिज द डेफिशिएंसी कर, वाई डिज द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कर। होता क्या है कि हमारी जो विटामिन B12 है वो नॉर्मली जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर पाई जाती है, लाइक मीट, फिश, मिल्क और एग्स। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोबालामीन, इसका दूसरा नाम होता है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 2 to 3 माइक्रोग्राम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए बताना क्योंकि जो हमारे वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियन में ज़्यादा पर्नीशियस एनीमिया देखा जाता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन डाइट होती है, जो प्लांट और फ्रूट बेस्ड डाइट होती है, प्लांट्स वेजिटेबल बेस्ड, उनके अंदर विटामिन B12 नहीं होती। मैंने अभी कहा विटामिन B12 किस में होती है? हमारे एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में होती है। तो एज रिजल्ट वेजिटेरियंस होते हैं उनमें हमको पर्नीशियस एनीमिया और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है। अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता है कि जो भी हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं, होगा क्या, विटामिन B12 इस तरह बाइंडिंग प्रोटीन के साथ लगी होती है। हम ये लेते हैं सलाइवरी एंड जो हमारा ग्लैंड है,
पैरोटिड ग्लैंड, ये एक प्रोटीन रिलीज कराते हैं विच इज नोन एज हेप्टोकोरिन, और ये सारा साथ में अंदर आता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या कराता है, ये अगेन मैं कह रहा हूँ ये पूरा रीड करने की जरूरत नहीं, बस जो मैं बता रहा हूँ उस तरह याद रख लेते हैं। पेप्सिन क्या कराता है, पेप्सिन बेसिकली जिन्होंने दिखाया हुआ है, पेप्सिन ये जो बाइंडिंग प्रोटीन के साथ B12 आई थी, उस बाइंडिंग प्रोटीन से रिलीज करा देता है विटामिन B12 को। और पेप्सिन क्या कराते हैं, पेप्सिन इस विटामिन B12 को हेप्टोकोरिन के साथ बाइंड करा देता है। हेप्टोकोरिन कहाँ से रिलीज हुई थी, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हुई थी। अब डुओडेनम में क्या होता है, डुओडेनम में बेसिकली ये होता है, अच्छा ये पर्पल पर्पल क्या है, ये पर्पल हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई मीन इसका मेन कॉज ये भी एक पर्निशियस एनीमिया का कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो हम दिखाते हैं कि आगे क्यों है मेन कॉज। क्योंकि अब डुओडेनम में क्या होता है, डुओडेनम में ये होता है कि जो पैंक्रियास हमारे प्रोटीजेस सेक्रीट कराते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि अब ये जो विटामिन B12 और हेप्टोकोरिन का कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाता है, और जो विटामिन B12 होती है वो अब इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जाके बाइंड कर जाती है। अब डाउन द पाथवे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, जो इलियम आता है, इलियम में क्या होता है, इलियम में बेसिकली ये इसके क्या कहते हैं, विटामिन B12 के और इंट्रिंसिक फैक्टर के कुछ रिसेप्टर होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का रिसेप्टर होते हैं क्यूबुलिन, क्यूबुलिन से ये रिसेप्टर बाइंड करता है। एज ए रिजल्ट विटामिन B12 की इलियम में क्या हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो विटामिन B12 कुछ प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करता है, लाइक ट्रांसकोबालामिन 2। उसकी वजह से होता है कि फिर विटामिन B12 इवेंचुअली प्लाज्मा में सिक्रीट हो जाता है। और जो ट्रांसकोबालामिन 2 एक प्रोटीन होती है, ट्रांसकोबालामिन 2 प्रोटीन का काम ये होता है कि ये विटामिन B12 को लिवर में, बॉडी में, जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी, बोन मैरो में, हर जगह पे विटामिन B12 को लेकर जाएगा, रिलीज़ कराएगा और विटामिन B12 की वही ट्रांसपोर्ट करा देगा। तो ये पूरा विटामिन B12 का होता है मेटाबॉलिज्म। कुछ विटामिन B12 ऐसा भी होता है कि जो ओरली लेने से ही यहाँ से भी डिफ्यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो इस तरह का ही क्या कहते हैं, विटामिन B12 को नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, और ये इन्होंने पूरा इस पैराग्राफ में समझाया है। अब विटामिन B12 हमारी बॉडी में कहाँ रिक्वायर्ड होती है, बेसिकली दो फंक्शंस उसके होते हैं। एक तो यहाँ पे इस तरह का फंक्शन होता है, सारे बायोकेमिस्ट्री तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बेसिकली कराती है विटामिन B12 होमोसिस्टीन को मेथिओनिन में कन्वर्ट कर देती है, और साथ में हम देख सकते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट को रिलीज़ कराती है इस कंपाउंड से। टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या है, इट इज़ बेसिकली योर फॉलिक एसिड। होता क्या है, अब जब टेट्राहाइड्रोफोलेट रिलीज़ हुआ तो टेट्राहाइड्रोफोलेट ने क्या किया, वो आगे का इसने ये कंपाउंड बनाया, और उसने थायमिडाइलेट सिंथेसिस के थ्रू बेसिकली उसने DTMP जो हमारी थायमिडीन बेस है उसकी प्रोडक्शन करा दी। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर DNA प्रोडक्शन। एंड वी कैन ऑल्सो सी के हमारी क्या कहते हैं, ये जो मेथिओनिन रिलीज़ करा रहा है, इस मेथिओनिन का आगे काम किया कि वो अगेन फर्दर फॉलिक एसिड की वही प्रोडक्शन करा दी। तो इवेंचुअली इससे पता ये चला विटामिन B12 का फंक्शन क्या है। विटामिन B12 का एक फंक्शन ये कि ये आपका क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली क्या करा रहा है, DNA की सिंथेसिस करा रहा है, क्योंकि वो वही टेट्राहाइड्रोफोलेट को रिलीज करा रहा है, जिसकी वजह से थायमिडीन की सिंथेसिस हो रही है। दूसरा काम क्या होता है विटामिन B12 का, दूसरा काम विटामिन B12 का बॉडी में ये होता है कि वो हमारा एक मेथाइल मेलानाइन कोएंजाइम ए होता है, उसको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। अगर तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मेथाइल मेलानाइन कोएंजाइम ए जो मेथाइल मेलोनिक एसिड है वो इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होगा। एज ए रिजल्ट मेथाइल मेलानाइन एसिड के लेवल्स बढ़ते रहेंगे यूरिन में और बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं, उधर उनके अंदर एबनॉर्मल फैटी एसिड्स की इनकॉर्पोरेशन होती रहती है। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से माइलिन ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, और जब माइलिन ब्रेकडाउन होगा तो ये जो मेन चीज़ देखी जाती है, इसीलिए होता है कि हमको विटामिन B12 वाला जो अनीमिया होता है, जो पर्निशियस अनीमिया होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हमको क्या मिलता है, हमको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं। तो यहाँ तक मैंने सारा बताया, मैंने नॉर्मल विटामिन B12 का वो बताया मैकेनिज्म, किस तरह बाइंडिंग प्रोटीन के साथ आई स्टमक में, पेप्सिन ने क्या किया, बाइंडिंग प्रोटीन से रिलीज़ करा के हेप्टोकोरिन के साथ बाइंड करा दी, हेप्टोकोरिन सलाइवरी ग्लैंड से निकली थी। डुओडेनम में क्या, वो डुओडेनम में जो पैंक्रियास से प्रोटीज थे उन्होंने हेप्टोकोरिन B12 कॉम्प्लेक्स को तोड़ के इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ B12 को बाइंड करा दिया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में क्या हुआ कि इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 अपने ये क्यूबुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अंदर एब्जॉर्ब हो गए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन होगी, विटामिन B12 ट्रांसकोबालामिन 2 एक प्रोटीन के साथ बाइंड करके रिलीज और ट्रांसपोर्ट हो जाएगी डिफरेंट जगहों पर जिधर भी ट्रांसपोर्ट होगी। उसके मेन दो काम क्या है कि तो वो फॉलिक एसिड की प्रोडक्शन कॉज करा रहा है जिसकी वजह से DNA बन रही, दूसरा वो मिथाइल मेलानाइन कोएंजाइम ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहा है। अगर मिथाइल मेलानाइन कोएंजाइम ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं करेगा तो उसकी वजह से मिथाइल मेलानाइन ऐसे बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी इवेंचुअली जो माइलिन शीट है उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। अब जो पर्निशियस एनीमिया है किस में देखा जाता है, ज़्यादातर बूढ़ों में देखा जाता है, एज ऑफ ऑनसेट अबव 60 है, इट इज़ वेरी रेयर इन यंगर इंडिविजुअल्स। पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस बेसिकली अब इन्होंने स्टमक से रिलेटेड पैथोजेनेसिस बताई है कि यूजली जो भी ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस होते हैं ना, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से यूजली हमको पर्निशियस एनीमिया मिलता है कि ऑटो इम्यून अटैक ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जिसकी वजह से क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस जाता है।
पैराइटल सेल्स का लॉस हो जाता है, प्रोमिनेंट इन्फिल्ट्रेट ऑफ लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस इन जो म्यूकोजल सेल्स। पीछे हमने जो मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस पड़ी थी वो उसके अंदर थी, बोन मैरो के अंदर थी। अब यहाँ जो हमारे वो होते हैं स्टमक के सेल्स होते हैं उनमें भी मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस नजर आ रही होती हैं। और उसके अलावा अब ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो ऑटो इम्यून कंडीशन में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं जिनके सिर्फ नाम याद रखने हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 और टाइप 2 का काम क्या है कि टाइप 1 विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड नहीं करने देती, और टाइप 2 जो है वो विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, और टाइप 3 का ये काम होता है कि वो स्टमक के अंदर जाके अटैक करती हैं। तो ये 3 ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। साथ में एक ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है, तो उसमें हमारे पास ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स भी आ जाते हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इंजरी कॉज करा रहे होते हैं। और इवेंचुअली डाउन द रिजल्ट यही होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इंजरी होगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर, मेन चीज़ इंट्रिंसिक फैक्टर से क्रिएट नहीं हो पाएगी। जब पैराइटल सेल्स खत्म हो जाएंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा उसकी वजह से विटामिन B12 हमारी एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और ये ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, रेटिनोडाइटिस में भी देखा जाता है, लेकिन मेन ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस का उन्होंने बताया हुआ है। और अलग से वही जो पीछे टेबल था मैंने कहा था, तो टेबल्स के वाले उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए कि एक क्लोरिडिया मतलब कि क्या कहते हैं कम HCl की प्रोडक्शन या लॉस ऑफ पेप्सिन की वजह से भी क्या होगा, विटामिन B12 जो है वो अपनी बाइंडिंग प्रोटीन से रिलीज नहीं हो पाएगी। गैस्ट्रेक्टमी स्टमक को रिमूव करा देंगे, उससे क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर लॉस हो जाएगा, विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी। इनसफिशिएंसी ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियास, उससे क्या होगा, पैंक्रियास वो प्रोटीजेस रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से विटामिन B12 हेप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स से रिलीज नहीं हो पाएगी। एलियल डिसेक्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की डिसेक्शन है, या डिफ्यूज एलियल डिसीज, स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई डिजीज होगी, इससे क्या होगा, अगेन विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। टाइप 1 के इन्फेक्शन क्या करेंगे, कम्पीट विद द होस्ट फॉर B12, अगेन B12 की वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। यही चीज़ उन्होंने सारे टेबल में बताई, वो टेबल से याद रख लेनी है। क्या मिलता है, मॉर्फोलॉजी स्टमक की बताई हुई है कि डिफ्यूज क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस यूजली फंडस को इन्वॉल्व करती है, जिस वजह से मेन पैराइटल सेल्स हमारे खत्म हो जाते हैं। जब पैराइटल सेल्स खत्म हो जाते हैं तो हम इसमें ऑटोइम्यून कंडीशन है, मेटाप्लेजिया मिलता है। कैसा मेटाप्लेजिया मिलता है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है स्टमक का, दैट इज रिप्लेस्ड बाय म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स, यानी विच रिजेंबल्स दोस लाइनिंग द लार्ज इंटेस्टाइन, के बेसिकली स्टमक का लार्ज इंटेस्टाइन में एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाता है। दिस मेटाप्लेजिया इज नोन एज इंटेस्टिनलाइजेशन। मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस नजर आने लग जाती हैं हमारे स्टमक में। टंग पे भी कुछ चेंजेस नजर आती हैं, लाइक शाइनी, ग्लेज्ड और बीफी अपीयरेंस की मिलती है, जिसको हम एट्रोफिक ग्लोसाइटिस कहते हैं। उसके अलावा ये देखा गया है कि अगर हम विटामिन B12 पेरेंटली दे देना तो उससे होगा क्या, विटामिन B12 अनीमिया तो ठीक हो जाएगा, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस स्टमक में मिल रही हैं वो ठीक नहीं होंगी। और लेटर उन्होंने ये बताया है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स मिलते हैं, लाइक वो क्यों मिलते हैं, ड्यू टू डीमाइलिनेशन ऑफ द डॉर्सल एंड लेटरल स्पाइनल ट्रैक्ट्स। किस तरह के मिलते हैं कि लॉस ऑफ एक्सॉन्स होता है, स्पास्टिक पैराप्रेसिस होता है, सेंसरी एटेक्सिया होता है, सीवियर पैरेस्थीसिस इन द लोअर लिम्स होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, इसका ऑनसेट काफ़ी स्लो है, क्योंकि मैंने बता दिया 60 की एज में जाकर डायग्नोस होता है, एंड जब ये मेडिकल अटेंशन में आता है तब तक बहुत सीवियर हो चुका होता है। ये याद रखने होंगे 5 क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं कि हाउ इज अ डायग्नोसिस डन अपॉन द मॉडरेट टू सीवियर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया विद मेन चीज़ हाइपर सेगमेंटेड ग्रेन्युलोसाइट्स, या हाइपर सेगमेंटेड हमको वो मल्टी लोब काफ़ी सारे न्यूट्रोफिल्स मिल रहे होंगे, लो सीरम विटामिन B12, एलिवेटेड सीरम लेवल ऑफ होमोसिस्टीन एंड मेथाइल मेलोनिक एसिड, क्योंकि वही एक तो मेथाइलमेलोनिक एसिड को कन्वर्ट करी थी, मेथाइलमेलोनिक एसिड की वो कंसंट्रेशन बढ़ गई, दूसरा होमोसिस्टीन को इसमें कन्वर्ट करती, होमोसिस्टीन में कन्वर्ट नहीं पाएगी तो होमोसिस्टीन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। साथ में ये कि एंटीबॉडीज हमें मिलेंगे टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एंड ये देखा गया कि जैसे हम पेरेंटली विटामिन B12 देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स की काउंट भी क्या कहते हैं नॉर्मल हो जाती है, हीमेटोक्रिट का लेवल बढ़ने लग जाता है, और क्या कहते हैं एनीमिया ठीक हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी ठीक हो जाती है, लेकिन जो गैस्ट्रिक चेंजेस हैं वो ठीक नहीं होती। बाद में जिन्होंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एनीमिया फोलेट डेफिशिएंसी बताई हुई, उसको भी मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ। बेसिकली ये वही चीज़ है जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में हो रही है। हमने अभी पढ़ लिया फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, वी कैन सी फ्रॉम हियर, फोलेट की डेफिशिएंसी हो रही है तो अगेन DTMP नहीं बढ़ पाएगी, होमोसिस्टीन मेथिओनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और हमारे पास साथ में प्यूरिन्स की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि फॉलिक एसिड उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे पूरा एटियोलॉजी में यहाँ से लेके आई वुड से यहाँ तक, हाँ इस पैराग्राफ तक उन्होंने पूरा वही कॉजेज़ बताए हुए जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के, वो अगेन इस टेबल से पढ़ने, मेन ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अलग से इन्होंने बताया कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया को हम किस तरह डायग्नोस करते हैं। द डायग्नोसिस इज डन अपॉन बाय चेकिंग द सीरम लेवल या रेड सेल लेवल ऑफ फोलेट, जो कि डिक्रीज़ मिलता है। सीरम होमोसिस्टीन लेवल यहाँ बड़ा होगा, लेकिन मिथाइल मेलोनेट का लेवल नॉर्मल होगा, क्योंकि जो फोलिक एसिड है उसका मिथाइल मेलोनिक एसिड की कन्वर्जन में कोई रोल नहीं है। दूसरा ये यहाँ पे हमें न्यूरोलॉजिकल चेंजेस नहीं मिलती। तो यही एक क्या कहते हैं क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया एंड योर
विटामिन B12 डिफिशिएंसी पर्निशियस एनीमिया, क्योंकि अगर हम फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करने के लिए फोलेट, अगर लेट्स सपोज विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया को हम ठीक करने के लिए फोलेट दे दें, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो न्यूरोलॉजिकल साइन और सिम्टम्स होंगे ना वो ज़्यादा वर्सन होने लग जाएंगे। कि जो विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू फोलेट थेरेपी, क्योंकि जो फोलेट होता है वो क्या करता है, वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को फर्दर एग्जैसरबेट करने लग जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तो क्या कहते हैं फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया है भी, तब भी साथ में विटामिन B12 दे दें, क्योंकि विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया दे ऑलमोस्ट गो हैंड इन हैंड टुगेदर, एज वी सीन के विटामिन B12 और फोलेट को ऑलमोस्ट सिमिलर रोल्स होते हैं। बस एक डिफरेंस क्या है कि विटामिन B12 न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कॉज कराती है, और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया में एक क्लिनिकल चीज़ बताना भूलिए कि उसमें हमको फोकल न्यूरोलॉजिकल चेंजेस नहीं मिलती, क्योंकि फोलेट का कोई न्यूरोलॉजिक उसमें काम है नहीं, लेकिन B12 का काम है। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज़ बेसिकली दीज टू थिंग्स के इट इज़ अ सबसेट, जिसमें पर्निशियस एनीमिया आ जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से। मेन जो सब हमने चीज़ पढ़नी वो ये रेड ब्लड सेल की कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस पता होनी चाहिए, कॉजेज़ पता होनी चाहिए, ये ऑस्प्री में तस्वीर आ सकती है जिसकी इससे थोड़ा ना डायग्नोस कर लेना है कि हाइपर सेगमेंटेड या न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा हमें न्यूट्रोफिल्स का, शुड बी वेरी वेरी मल्टी लोड। तो आई होप इसी समझ में आ गया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। बाकी बस मेरी वीडियो देख लिया, थिंक खैर है, ये सब पढ़ने की इतना ज़रूरत है नहीं। सो थैंक यू। इवन आई वुड से कि जो ये भी दिया हुआ है ना बल्कि आगे, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू।